Hey guys, I am Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Talks. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं नैम इंडिया के बारे में। नैम इंडिया को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि उसका बिजनेस कैसा है, उसके फाइनेंशियल कैसे हैं, उसके टेक्निकल्स कैसे हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन कि हमें बाय करना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे या नहीं। नैम इंडिया के साथ साथ मैं एक व्यूअर्स क्वेरी भी लूंगा। सो व्यूअर्स क्वेरी आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा कि मैंने किसकी क्वेरी ली है। सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड आपकी कोई भी क्वेरी अगर हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना है। कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे या अपना कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स को देखने से पहले एक बार हम इसके बिजनेस को देखेंगे अगेन। सो दिस वीडियो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। सबसे पहले हम इस निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस को देखेंगे कि बिजनेस किस तरीके का है, क्या क्या है। देन उसके हम फाइनेंशियल्स को देखेंगे, देन उसके हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे, और उसके बाद वी आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन वेदर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट और नॉट। एंड फाइनल फोर्थ सेक्शन में हम लेंगे एक व्यूअर्स की क्वेरी। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पे जाके दिखाना चाहूँ कि इनके कितने कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैं आया, इनके प्रोडक्ट्स पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इनके एसेट क्लासेस से डिवाइडेड है। इनके काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड, गोल्ड फंड, लिक्विड फंड्स एंड ऑल। ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड्स भी है, इनके रिटायरमेंट फंड भी है, ईटीएफ भी है, एनएफओ तो आते ही रहते हैं। मैंने एनएफओ में काफ़ी एक 5-6 वीडियोज़ की सीरीज़ बनाई है जो कि इंस्टा पे मेरे पेज पे है। इंस्टा का हैंडल ऊपर आ रहा होगा, आई एम हेमंत जैन। सो उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टर सर्विस भी हैं। ये बेसिकली नॉलेज से है कि लोगों को एजुकेट कैसे करें, तो उससे रिलेटेड फाइनेंशियल कैलकुलेटर एंड और ये सारी चीज़ें। मतलब मेनली हमारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए प्रोडक्ट पे। तो इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स या लोगों की वेल्थ मैनेज करते हैं। टिपिकल जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बिजनेस होता है वही बिजनेस इनका भी है। तो बिजनेस को लेके कोई भी इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके देखना चाहूँ तो ऐसे दिस इज एंगेज इन मैनेजिंग म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मैनेज्ड अकाउंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होती है कि तुम अपना पैसा किसी को पूरा पोर्टफोलियो दे रहे हो मैनेज करने के लिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एक म्यूचुअल फंड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, पेंशन फंड, ऑफशोर फंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके काफ़ी सारे बिजनेस हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे आके डिटेल में दिखाना चाहूँ, इनके जो समरी स्क्रीनर पे मिल जाता है हमें सब कुछ। तो स्क्रीनर पे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ निप्पॉन इंडिया इंश्योरेंस जापान एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हो। इनकी इतनी सारी सर्विसेज हैं जो कि ऊपर मेंशन था ही शॉर्ट में। और मार्केट लीडरशिप में द कंपनी हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर्स इन ईटीएफ विद एसेट ऑफ दिस। तो इनके 36,000 करोड़ के एसेट्स हैं, विच इज़ अगेन दे आर मार्केट लीडर। 22 इनकी स्कीम्स हैं ईटीएफ्स की, और काफ़ी अच्छा इनका मार्केट शेयर है। अब बिफोर फर्दर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ दिस कंपनी, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ जो कि हमें भी पता ही है कि इंडिया में ना अभी सिर्फ 2-3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ऑफिशियल डेटा से इसकी इंडिया के सिर्फ 3.5% या ऑलमोस्ट 3% लोगों ने डीमेट अकाउंट खुलवाया हुआ है। बट कई लोग मल्टीपल डीमेट्स अकाउंट्स भी खुलवाते हैं, कई लोग प्रोफेशनल डीमेट अकाउंट्स भी होते हैं, कंपनीज के भी डीमेट अकाउंट्स होते हैं। तो अगर मैं डीमेट अकाउंट सिर्फ बोलूँ ना, एक इंडिविजुअल रिटेलर्स कितने नंबर ऑफ रिटेलर्स इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो वो काफ़ी कम है, और जो इन्वेस्ट करते हैं वो मेजरली लूज करते हैं। सो इवेंचुअली मेरे अकॉर्डिंग टाइम आना चाहिए जब रिटेलर्स को रियलाइज हो कि वी आर लूजिंग मनी। तो इससे बढ़िया एसेट मैनेज करने के लिए किसी ना किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ही पैसे दे देते हैं कि एटलीस्ट वो 10-15% का रिटर्न तो जनरेट कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉसेस। तो चीज़ें जो है धीरे धीरे ऐसी फंड हाउसेज की तरफ ज़्यादा जाएंगी, जहाँ तक मेरे को लगता है जानी चाहिए। और एक तो ये हो गया कि एक तो बहुत कम परसेंटेज इन्वेस्ट करते हैं और उनमें से भी लूज करते हैं। तो चीज़ें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की तरफ ग्रो करनी चाहिए, नंबर 1। सेकंड पॉइंट इस, अगर मैं आपको ऑफिशियल डेटा दिखाऊं तो दिस इज मिड जिनी की वेबसाइट की से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। सो यूएस में 55% जो पॉपुलेशन है वो इन्वेस्ट करती है, और इंडिया में ये सिर्फ 3% मैंशनड है, जो कि यूएस से या इवन ग्लोबल एवरेज से भी बहुत 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 कम है। जितने ज़्यादा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स एंड जितने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इन ऑर्डर टू बिल्ड वेल्थ, इन ऑर्डर टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस अब काफ़ी ज़्यादा आ रही है। पैसा प्रॉपर्टीज़ गोल्ड से निकल के धीरे धीरे इक्विटीज़ की तरफ आ रहा है, ऑल्दो उतनी फास्ट पेस से भी नहीं निकल रहा है। लाइक इवन मेरी फैमिली भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है टू बाय अ हाउस, बट मैं इक्विटी में ही वेल्थ क्रिएट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं तो नहीं खरीद रहा हूँ। सो ऐसे ही बहुत लोग और भी अवेयर होंगे, सो जिससे स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा, और जब आता है ना तो वो सब में बढ़ता है, सारे मिल बांट के खाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचडीएफसी एएमसी ग्रो करेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निप्पॉन ग्रो करेगी। निप्पॉन भी ग्रो करेगी, मोतीलाल एसेट मैनेजमेंट फर्म भी ग्रो करेगी, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट फर्म भी ग्रो करेगी, एचडीएफसी एएमसी भी ग्रो करेगी, एंड नैम इंडिया भी ग्रो करेगी। सबके पास पैसा मिल बांट के आएगा। अब हमें ये देखने की जरूरत है कि किसके ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा है, और वो हमें इनके पास नंबर बताएंगे। तो अब हम फंडामेंटल्स में डिस्कशन करते हैं।
सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी। सो मैं आपको निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के स्क्रीनर पेज पे ले आया हूँ। इसका एनएससी का टिकर इस नैम इंडिया, एक नैम सिक्योरिटीज करके भी कोई टिकर है। नैम सिक्योरिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार मिस्टेक होती है। एक बार मैंने ओरो फार्मा या किसी भी वीडियो बनाई थी, तो मेरे दोस्तों ने बाय मिस्टेक ऑरबिंदो में इन्वेस्ट कर दिया था। और ओरियन फार्मा कोई और कंपनी है, उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया था। तो इसीलिए मैं मेंशन करता हूँ दिस इज नैम इंडिया, कोई और टिकर में मत कर देना इन्वेस्ट। अगर आप इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हो तो मेरी तरफ से ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है कि सीखो मैं किस किस बेसिस पे, किन किन फैक्ट के बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन बना रहा हूँ। मैं किसी और के ओपिनियन के बेसिस पे अपना ओपिनियन नहीं बना रहा हूँ कि उस एनालिस्ट ने बोला है या वहाँ पे उस बंदे ने ये बोला है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना ओपिनियन बना रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। तो मार्केट कैप देखा जाए तो कंपनी मिड कैप कंपनी है, 17,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इसका 285 चल रहा है, बुक वैल्यू 54 है। बुक वैल्यू हमारे लिए यहाँ पे इतनी मैटर नहीं करती है, बिकॉज मैं एक छोटे से कमरे में बैठ के सिर्फ एक लैपटॉप पे भी अगर मैं एसेट मैनेजमेंट करने की कोशिश करूँ तो मैं हज़ारों करोड़ मैनेज कर सकता हूँ। तो ये जो बुक वैल्यू 51 है, जो कि अगर मतलब 3-4 हज़ार करोड़ के इनके पास एसेट्स बुक्स में होंगे एसेट्स, तो उस पैसे से ये बहुत बड़ा पूल मैनेज कर सकते हैं पैसों का। तो बुक वैल्यू की ऐसी कंपनीज में खास अहमियत नहीं रह जाती है। हमें सिर्फ बुक वैल्यू के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना होता है। पी रेशो देखें तो 25 है, पी रेशो काफ़ी अट्रैक्टिव है। कैसे वो मैं नीचे आपको बताऊंगा। आरओसी वैल्यू 29.7 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है। 25% से ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अमेजिंग, और 29% इज जस्ट ग्रेट। डेट कंपनी पे है ही नहीं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। डिविडेंड डील भी ठीक ठाक है, तो डिविडेंड चाहिए हो तो बाकी मैं डिविडेंड आते ही इन्वेस्ट कर देता हूँ वापस। अब मैं पी रेशो अट्रैक्टिव क्यों कह रहा था, बिकॉज यहाँ देखो इस कंपनी का मीडियन पी रेशो 30 के अराउंड मेंटेन रहता है, और अभी इनका पी रेशो 25 पे चल रहा है। और जैसा कि हमें दिख रहा है कि 30 से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है। और अभी जिस पी रेशो के लेवल पे है ना, अगर मैं 10 ईयर, वैसे 10 ईयर पे सेट करने का सेंस नहीं बनता क्योंकि 2-3 साल पहले ही लिस्ट हुई है, तो जिस पी रेशो पे है ना वो काइंड ऑफ इसका पी रेशो सपोर्ट है। मतलब यहाँ 25 से नीचे नहीं जाती है। आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ तो खैर लिस्टिंग से पहले की बात है, कुछ अलग ही कहानी है। तो यहाँ भी 25 18 पे थी, उसके बाद ऊपर आई, फिर 25 के अराउंड गई, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ पे 28 के अराउंड आई थी, फिर ऊपर चली गई थी, फिर अब अगेन 25 पे आई है, 25-23 पे आई है, और अब अगेन ऊपर जाने को रेडी है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। सेल्स की बात करें तो सेल्स में क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है। मार्च में 314 करोड़ थी, पिछली मार्च में 280 करोड़, उससे पिछले मार्च में 255 करोड़, उससे पिछले मार्च का डेटा हमारे पास है नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक सेकंड, अगर मैं आपको स्टैंडअलोन की फिगर दिखा रहा हूँ, एक बार हम कंसोलिडेटेड पे भी जाके देखेंगे कि कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं या नहीं। और प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट की भी बात की जाए तो 700 करोड़ से करते हुए ये 11 साल में अपनी सेल्स को डबल कर चुके हैं। नंबर्स की फॉर्म में ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं दैट दे आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग। मार्च 19 और मार्च 18 में इनकी सेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा थी, रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा था। बेसिकली इनका रेवेन्यू सीधा सीधा एक्सपेंस रेशियो से आता है। सो मार्च 19 में स्मॉल कैप एडॉल में काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी इन्होंने, तो वहाँ से इनका पैसा काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। लेकिन नाउ इन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम किया, इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज कर लिया है। पहले इनकी जब 14,000 करोड़ के सेल्स थी तब इनके एक्सपेंसेस थे 800 करोड़। अब सेम, ऑलमोस्ट सेम के, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा सेल पे इनके एक्सपेंसेस थे सिर्फ 450 करोड़। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसका फ़र्क क्या पड़ा है, इनका प्रॉफिट 3 गुना से काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इनका प्रॉफिट जो कि 261 करोड़ आया करता था, वो अब आ रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 711 करोड़, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.8 टाइम्स। तो इन्होंने अपनी सेल्स को डबल किया है एंड प्रॉफिट को लगभग 2.8 टाइम्स किया है। और अगर मैं आपको बैलेंस शीट में आके दिखाना चाहूँ तो इनका खुद का पैसा जो कि 1100 करोड़ ऑलमोस्ट था, वो बढ़ते बढ़ते 28 भी क्यों, बल्कि 28.5 थाउजेंड करोड़ हो चुका है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2700 करोड़ प्लस 622। तो आप इसको ऐड कर लो, लगभग 28.5 आएगा, 28.5 करोड़ ऑलमोस्ट। कैश फ्लो की बात देखी जाए तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑल टाइम हाई पे है। इनके पास जो भी पैसा है वो इनकी जेब में आ रहा है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो मैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी मेंटेन है, डीआईएस की होल्डिंग कंसिस्टेंट इनफ मेंटेन है। रिसेंटली थोड़ी सी सेलिंग आई है, एफआईएस ने थोड़ी सी सेलिंग की है रिसेंटली बस, और डीआईएस की भी अच्छी खासी मेंटेन है। एफआईएस ने बेचा तो डीआईएस ने खरीद लिया, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। और पब्लिक की होल्डिंग 10.6% है। एक बार इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग में कोई और तो नहीं है। या पब्लिक में से भी 3.3% तो इंडसइंड बैंक के पास ही है, तो पब्लिक की होल्डिंग बचती है सिर्फ 7.38%। तो काफ़ी कम होल्डिंग है। बिग प्लेयर्स की जेब में पैसा है, और बिग प्लेयर्स की जेब में जब सारे स्टॉक्स होते हैं तो स्टॉक्स की इवेंचुअल डायरेक्शन ऊपर होती है, गिवन दैट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं, ये हमने इनकी यहाँ पे फिगर्स में देख लिया है। एक बार कंसोलिडेटेड भी चेक कर लेते हैं, या कंसोलिडेटेड पे भी सिमिलर नंबर्स हैं। कंसोलिडेटेड पे इससे पहले मार्च 15 से पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखा जाए तो इनके
सेल्स, नेट प्रॉफिट, सब कुछ डॉट ऑल टाइम हाई पे है। अब तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हो हेमंत हमें कंसोलिडेटेड चेक करना चाहिए या फिर स्टैंड अलोन। सो यार अगर दोनों फिगर्स अवेलेबल हैं तो ऑलवेज गो फॉर कंसोलिडेटेड वंस, क्योंकि कंसोलिडेटेड में क्या होता है, इनके अंदर जो छोटी छोटी और भी कंपनीज होती है ना, उनके प्रॉफिट, उनके एक्सपेंसेस, उनके रेवेन्यूज भी ऐड होते हैं। एंड क्योंकि इनके पास उन कंपनीज की ओनरशिप है, तो दैट मेक सेंस कि कंसोलिडेटेड फिगर्स ही हमें चेकआउट करनी चाहिए। अब मैं सीधा सीधा टेक्निकल पे ले जाता हूँ, ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे स्पेंड नहीं करेंगे। मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी बाय सिग्नल आया हुआ था, लेट मी, यहाँ पे ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बाय सिग्नल आया था और अब प्राइस उससे नीचे है, सो इट इज़ अगेन अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। पहले जितना भी इतना नीचे गया उसके बाद जितने दोबारा से ऑल टाइम हाई बनाया है, इस बार भी बनाएगा। 1 साल 2 साल लग सकते हैं। पिछली बार जब इसने नीचे गया था तो यहाँ से 100% का गेन आया था, उस गेन में 535 डेज लगे थे। अभी भी 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है और उस समय में हमें प्यारा सा 66% का गेन आ जाएगा। सो यार मेरे को तो ऐसे 66% 70% टाइप के गेन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रिसेंटली मैंने आईटीसी में लगभग 45 नहीं, आईटीसी में मैंने लगभग 76% का गेन बुक किया है और वो पैसा इन्वेस्ट करके निकाल के मैं बाकी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर दिया है। तो सिमिलरली इसमें भी मैं थोड़ा सा और पैसा इन्वेस्ट करूंगा। मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करूंगा, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करो, क्योंकि एक मिड कैप कंपनी है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि अपने 3.5% ऑफ योर पोर्टफोलियो से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। 5% मैक्स टू मैक्स 5%। मैं अपने पोर्टफोलियो का 3 to 3.5% के बीच में इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। एंड जैसे ही ये ऑल टाइम हाई बनाएगा या ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, बिकॉज दिस इज गुड इनफ आर लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल। सो जैसे ही ये लगभग यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि मेरे को बस एक इंट्यूशन है कि यहाँ से दोबारा गिर सकता है, तो मैं इसको इस लेवल पे सेल कर दूंगा। सो आई एम सिटिंग इन दिस कंपनी फॉर अ गेन ऑफ ऑलमोस्ट 45%, और ये लगभग इतना टाइम लग सकता है बहुत ईजिली। और 1 साल के अराउंड में अगर 45% 50% गेन आ जाए तो कोई भी बुराई नहीं है। अभी इसकी प्रोबेबल डायरेक्शन कैसे हो सकती है, वो डायरेक्शन ऐसे काफ़ी देर तक नीचे रहे फिर अचानक से ऊपर जाए, ये हो सकती है, या काफ़ी टाइम आप सीधा सीधा ऊपर चले जाए, ऐसी भी हो सकती है। काफ़ी सारी डायरेक्शन हो सकती हैं। पॉइंट इस, अगर ये नीचे गया तो मेरे पास कोई स्टॉप लॉस नहीं है। मैं ऐसी मार्केट लीडिंग फर्म्स में जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट, कंसिस्टेंटली सेल्स एंड कंसिस्टेंटली रेवेन्यू जनरेट कर रही होती हैं, उनमें स्टॉप लॉस लगाने का मेरे अकॉर्डिंग कोई भी सेंस नहीं होता है, और मैं उनमें स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। सो हमारे व्यूअर्स ने कहा था कि एक बार जरा बोरोसिल रिन्यूएबल्स पे वीडियो बनाना, तो मैं बोरोसिल का हल्का सा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कर देता हूँ आपके लिए। बोरोसिल रिन्यूएबल्स पे मैं गया, सीधा सीधा देखा मैंने 45 की इसकी पी रेशियो है। ROC वैल्यूज, रिटर्न ऑन इक्विटी वैल्यूज आर गुड। थोड़ा सा डेट है, 20% डेट चलता है यार। और 41 की पी रेशियो तब जस्टिफाइड है जब ये कंपनी अच्छे से ग्रो भी कर रही हो। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है अब कि ये कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है या नहीं। तो अगर मैं इसकी वेबसाइट पे नीचे तो यार ग्रोथ है, मतलब पहले लॉस हुआ करते थे, लेकिन देन 14 करोड़, 67 करोड़, 37 करोड़, और धीरे धीरे करके ग्रोथ है। ऑल दो स्टैंडअलोन खुल गया तो मेरे को कंसोलिडेटेड भी चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं देखूं तो 50 करोड़ नहीं यार, ईयरली लेवल पे उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है यार। मतलब 41 की पी रेशियो इज अ हाई पी रेशियो, वो तब जस्टिफाइड होती है जब कंपनी में ग्रोथ हो, और कंसोलिडेटेड में तो पी रेशियो और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब इनके सेल्स रेवेन्यू कुछ बहुत खास नहीं है, और 8138 की फिगर्स है, तो इसीलिए मैं मेंशन कर रहा था कि कंसोलिडेटेड हमें देखने होते हैं, स्टैंड अलोन नहीं। कई बार स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फिगर्स टेल्स अस अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सो यहाँ पे कंसोलिडेटेड जब मैंने चेक किए तो पी रेशियो चेंज होगी 172। मैं मैक्सिमम स्टॉक्स को ना ये नंबर देखते ही रिजेक्ट कर दूंगा। इतनी हाई पी रेशियो डीमार्ट जैसे स्टॉक से डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ये कंपनी डिजर्व नहीं करती है। और ROC वैल्यूज, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ बहुत खास नहीं है, जब फंडामेंटल्स ही अच्छे नहीं है बिजनेस में मैं क्या ही जाऊँ। बाकी इनका क्या है, डीमर्जर टू फोकस ऑन सोलर ग्लास बिजनेस, ये डीमर्जर करने की सोच रहे हैं, ठीक है जो भी है। या नहीं यार, मतलब इफ यू आर कंसिडरिंग बाइंग दिस बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, देन देयर आर मच बेटर अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट रेदर देन दिस। तो इवन निप्पॉन इंडिया इज मच बेटर देन दिस। और अगर मैं प्राइस देखूं तो या प्राइस इसका ऊपर से कुछ बहुत खास नहीं गिरा है, 200 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर। मैं किसी स्टॉक में बहुत रेयरली ही इन्वेस्ट करता हूँ, कोई बहुत खास ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए तो ही इन्वेस्ट करता हूँ, वरना नहीं। सो आई होप दीज थिंग्स मेक सेंस टू यू। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना। एंड बोरोसिल रिन्यूएबल्स से बेटर भी अपॉर्चुनिटी है, सो नॉट अ रिकमेंडेशन ऑन बाय और सेल, बट यू नो व्हाट आई मीन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो एक बार और बोल देता हूँ, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर व्यूज ऑन माय एनालिसिस, एंड लेट मी नो इफ यू वांट मी टू इंप्रूव ऑन समथिंग टू इंप्रूव माय कंटेंट, बिकॉज मैंने इन दिनों थोड़ा सा नोटिस किया व्यूज थोड़े से कम आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी कमी नजर आती है कि ये मतलब आप ये करके इंप्रूव कर सकते हो, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड गुड सजेशंस आर हाईली
valuable. So on that note, I'll see you in my next video. Take care, stay safe, and happy investing.